नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसमुच्चय। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर सेट थ्योरी के अंदर कोई टॉपिक अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है उपसमुच्चय। अगर कंपटीशन में समुच्चय से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उपसमुच्चय से ही जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि टॉपिक ही इतना प्यारा है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं उपसमुच्चय की परिभाषा से। परिभाषा जो है वो बड़ी सिंपल है परिभाषा, क्योंकि जो परिभाषा कहेगी हम उसे ही सत्य मानेंगे। बाकी कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो परिभाषा पे स्टिक रहेंगे। परिभाषा ये कह रही है कि ये है तो यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब गलत है ना। मैथ्स में कोई एक एक व्यक्ति को तो नहीं माना जाता, बस ये माना जाता है कि परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा ने कहा वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए। तो आइए परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, समुच्चय बी का भी अवयव हो, मतलब जो भी ए में है वो बी के पास भी हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। आइए परिभाषा को समझते हैं। देखिए सीधी सीधी परिभाषा में ये कहा गया कि जो भी ए के पास है, अगर वो सब कुछ बी के पास है, जो भी ए समुच्चय के पास है, अगर वो सब के सब बी के पास भी है, जो आपका समुच्चय ए है उसमें एक एक अवयव को आपने देखा और आपने पता लगा कि वो सब कुछ बी के पास भी है, जो भी ए के पास है वो बी के पास भी है, तो फिर आप कहते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपका ए समुच्चय 1, 3 और 5 और बी एक समुच्चय 2, 3, 4, 5। अब जो परिभाषा है उसको अप्लाई कीजिए। परिभाषा कहती है कि ए का हर अवयव बी के पास होना चाहिए। तो ए का एक एक अवयव उठाइए, देखिए बी के पास है क्या। ए के पास 1 है, क्या बी के पास है? तो जवाब आया हाँ है, ठीक है। ए के पास 3 है, क्या बी के पास है? जवाब आया हाँ है, ठीक है। ए के पास 5 है, क्या बी के पास 5 है? जवाब आया हाँ। तो ए के हमने 1 बाय 1 करके सब चेक कर लिए, सब बी के पास है, जवाब आ गया। तो इसका मतलब है ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है, ठीक है, ए उपसमुच्चय है बी का। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। कंसेप्ट को एकदम समझने के लिए बेटा एग्जाम्पल पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी मन में डाउट हो पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल उस डाउट को क्लियर कर दे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए में अवयव है 1, 3, 5 और बी के पास अवयव है 3, 4। अब हमने ए का अवयव उठाया 1, क्या बी के पास है 1? जवाब है हाँ है, ठीक है। ए के पास है 3, क्या बी के पास 3 है? हाँ है। ए के पास 5 है, क्या बी के पास कहीं भी 5 है? तो जवाब है साहब नहीं है। नहीं है इसका मतलब ए के सभी अवयव बी के पास नहीं है, तो फिर ए बी का उपसमुच्चय नहीं हुआ। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्यों? क्योंकि ए के पास एक अवयव है जो बी के पास नहीं है, तो फिर ए बी का समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये होता है जब तक आपका ए के सारे अवयव अगर आप बी के पास नहीं मिलते हैं, ए का कोई भी अवयव जो आपका पहले वाला समुच्चय जिसको आप चेक कर रहे हैं उपसमुच्चय है या नहीं है, उसका कोई भी एक अवयव अगर आपको दूसरे वाले समुच्चय में नहीं मिलता है, दूसरे वाले समुच्चय में अगर कोई भी एक अवयव, कोई भी एक, 2 मिले, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, लेकिन एक भी छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। और इसे लिखा कैसे जाता है? आइए थोड़ा संकेत की भाषा और कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं बिना संकेतों के मजा किस बात का। तो संकेतों में इसको ऐसे लिखते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का, ये चिन्ह लगाया जाता है उपसमुच्चय का। इसका मुंह जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा समुच्चय होता है, और जिस तरफ इसका उल्टी साइड होती है वो छोटा समुच्चय होता है। तो छोटा समुच्चय इधर होगा, याद रखिएगा, मुंह खुल रहा है वो बड़ा है, इस तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब बड़ा है। तो आपका बड़ा समुच्चय कौन हुआ? बी। छोटा समुच्चय कौन हुआ? ए। तो ए छोटा है बी के। लेकिन अगर उपसमुच्चय नहीं हुआ तो नहीं का चिन्ह लगेगा। अब नहीं में क्या होगा? जो उपसमुच्चय वाला चिन्ह है उस चिन्ह को आप कट कर देंगे। कट का मतलब नहीं, ये लाइन नहीं को प्रदर्शित करेगी। ए उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय नहीं है तो ए का हर अवयव बी में है, नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक अवयव ऐसा है जो बी के पास नहीं होगा, कोई तो छूटा होगा, तभी तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। जैसे अभी इसमें 5 छूट गया तभी तो नहीं कहा ना, तो नहीं कहा इसका मतलब ए का कोई अवयव ऐसा है जो स्पेशल है, जो सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो ये नहीं हो गया। थोड़ा सा इसको चित्र की सहायता से और समझते हैं, ये चित्र अनुसार बात और करते हैं। देखिए बेटा, अगर ए बी का उपसमुच्चय है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है इसका मतलब है कि जो भी ए के पास है वो बी के पास है। तो अगर मैं बी को बनाऊं, अगर मैं बी समुच्चय को
एक वर्त से दर्शाऊं, ये बी समुच्चय है और ये बी के अवयव है, ये सारे डॉट 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 जो बना रहा हूँ ये बी के अवयव है, तो ये बी के अवयव है और ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय, तो फिर ए ने क्या किया होगा, बी के ही कुछ अवयव लेकर ए बना होगा, बी के ही अवयव लेकर ए बना होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर उपसमुच्चय है तो, अगर बेटा ए बी का उपसमुच्चय है तो ए जो है वो बी के अवयव लेके ही बना होगा, उसने बी में से ये वाला अवयव ये वाला अवयव ये वाला अवयव चूज कर लिए होंगे, छांट लिए होंगे, वो आपका ए बन गया होगा, ऐसे ही बना होगा अगर उपसमुच्चय है तो। लेकिन अगर उपसमुच्चय नहीं है तो फिर चित्र कैसा होगा, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है, ए जो है वो बी से थोड़ा सा बाहर रह गया, पूरा का पूरा ए बी के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाता, ए के अंदर सम्माहित बी के अंदर ए अगर सम्माहित हो जाता तो फिर वो तो उपसमुच्चय होता, और उपसमुच्चय नहीं है, इसका मतलब जरूर बी जो है वो ए जो है वो बी से बाहर है, थोड़ा बहुत ही हो चाहे, एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास हो, बी के पास नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ना आई है ना नहीं आती तो ए उपसमुच्चय होता बी का, समझ रहे बेटा, उपसमुच्चय होता तो सब के सब में हाँ आई होती, एक एलिमेंट पे जरूर ना आई होगी। आपको जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली एक ही हो, दो भी हो सकते हैं, ना आई है, चाहे 2 से आई हो, चाहे 3 से आई हो, और चाहे 5 से आई हो, और चाहे 50 से आई हो, तो आप यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि कम से कम एक अवयव ऐसा है, एक अवयव दुर्लभ अवयव, एक ऐसा अवयव है, और दुर्लभ क्यों कह रहे हैं, जो ए के पास है परंतु बी में नहीं है, बी में नहीं है, एक तो पक्का है, एटलीस्ट एक तो पक्का है जो सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ए उपसमुच्चय हो जाता बी का। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि उपसमुच्चय वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। देखिए बिना मैथमेटिक्स के तो हम भाषा से काम नहीं चला सकते, हम सिर्फ भाषा से काम नहीं, हिंदी भाषा से काम नहीं चला सकते, थोड़ी सी मैथ्स की तो बात ज़रूरी है। तो बात पकड़िए, अब देखिए, यदि प्रत्येक का मतलब सभी x बिलोंग्स टू ए, अगर जो भी ए के पास है, जो भी ए के पास x है, x का मतलब ये नहीं कि x का मतलब पहला अवयव वो भी x कहलाएगा, दूसरा भी x कहलाएगा, तीसरा भी x कहलाएगा, तो आप ए में जाएंगे, एक एक अवयव को उठाएंगे, पहले ये x हो गया, फिर ये x हो गया, फिर ये x हो गया। जैसे मानिए आपका समुच्चय ये a है, तो एक बार तो ये x हो गया, एक बार ये x हो गया, और एक बार ये x हो गया, तो एक एक करके आप सबको उठाएंगे। आपने एक ए से एक एक अवयव उठाया और जाके चेक किया, और आपको पता चला x अगर a में है तो x b में भी है। अरे भाई, जो भी आपने a से लिया वो आपको बाद में पता चला कि वो b के पास भी है। अगर ये बात सही है तो फिर a उपसमुच्चय है b का। ये है मैथमेटिकल फॉर्म बेटा, इससे देखिए ये जरूरी है, ऊपर वाली भाषाएं चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर x a के पास है, अगर x a के पास है, और x कौन हो सकता है, प्रत्येक, रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड लिखा है मैंने बाकायदा, प्रत्येक का मतलब ये कोई x को इकलौता अवयव नहीं है, a का हर अवयव x है, और प्रत्येक को मैं चेक करूंगा, हर अवयव को, जहां पे भी एक भी नाम मिल गया वहीं काम खत्म। एक भी a ऐसा मिल गया, एक भी a में से x ऐसा मिल गया जो b के पास नहीं हुआ, तो ये बात खत्म, एग्रीमेंट खत्म, डन, खत्म, चल भाई, टाटा बाय बाय। हर x a के पास, जो a के पास जितने भी x है, जितने भी एलिमेंट है, वो सब लेते जाऊंगा, सबको b के साथ चेक करता जाऊंगा कि b में है या नहीं। अगर सबकी जवाब हाँ आया तो a उपसमुच्चय है b का, ठीक है। यही मैथमेटिक्स समझ में आ गई। a उपसमुच्चय होगा तो क्या होगा, उपसमुच्चय होने का मतलब यही है कि x का प्रत्येक अवयव किसके पास भी है, b के पास भी है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैथ उपसमुच्चय नहीं होने की ओर देखिए, यदि a उपसमुच्चय नहीं है b का, इसका क्या मतलब, मैथमेटिक्स में क्या मतलब है, तो जरूर एक एलिमेंट, जरूर कम से कम एक एलिमेंट ए के पास जरूर है। तो उसको कैसे लिखेंगे, बात सुनिए बेटा आराम से, तो सच ए एलिमेंट x, इसका मतलब होता है सच ए, सच का मतलब जरूर कम से कम एक अवयव x है, किसके पास, ए के पास। ये प्रत्येक की बात नहीं कह रहा, प्रत्येक की बात नहीं कह रहा, ये कह रहा है कम से कम एक, कम से कम एक एलिमेंट x ए के पास है। और किस प्रकार है, इस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस प्रकार, सच दैट किस प्रकार, कि x b के पास
नहीं है, क्योंकि अगर हर x जो a के पास है अगर वो b के पास होता तो उपसमुच्चय होता ना। ये तो कह रहा है उपसमुच्चय नहीं है, नहीं बोल रहा है। जब वो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब जरूर एक एलिमेंट है, ऐसा विशेष अवयव, ऐसा दुर्लभ अवयव, कम से कम एक अवयव ए के पास जरूर है जो बी के पास नहीं है। ये है मैथमेटिक्स बेटा। अगर इसका स्वाद नहीं चखा तो फिर तैयारी अधूरी है। समझ बात को? चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। अगर यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, इसके मतलब ए के ने कुछ छुपा रखा है, कुछ ऐसा स्पेशल, कम से कम एक हीरा तो ऐसा छुपा रखा है जो सिर्फ ए के पास है बी के पास नहीं है। तो उसको कैसे लिखा जाता है? सच ए एक्स, एक एलिमेंट ए के पास जरूर ऐसा है कि वो बी के पास नहीं है। आई बात समझ? तभी तो उपसमुच्चय नहीं है। तो ये आइडिया आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक नई बात और सीखते हैं कि जो छोटा समुच्चय होता है उसको तो उपसमुच्चय कहते हैं, लेकिन जो बड़ा समुच्चय होता है उसको क्या कहते होंगे? कोई तो नाम होगा। तो छोटे समुच्चय का नाम होता है उपसमुच्चय। अगर छोटा है, सही में उपसमुच्चय है, तो उपसमुच्चय कहलाएगा। तो इसे सबसेट बोलेंगे, उपसमुच्चय या सबसेट। सब का मतलब वो छोटा, जैसे होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर। जब सब लग जाता है ना किसी चीज़ तो सबका मतलब वो छोटा हो जाता है। बी जो है वो बड़ा है, बड़े को हम कहते हैं अधिसमुच्चय। अधि मतलब जिसके पास अधिक क्षमता हो, अधिक ताकत हो, तो ये बन जाता है अधिसमुच्चय, है ना। जैसे होता है एक मैन होता है, एक होता है सुपरमैन। सुपरमैन का मतलब जिसके पास एक सामान्य आदमी से ज़्यादा ताकत हो तो सुपरमैन कहलाता है। तो वैसे ही सेट में आता है सुपर सेट। अब यहाँ सुपरमैन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये मैन ही नहीं है, ये सेट है तो ये सुपर सेट होगा। तो बड़ा वाला सेट सुपर सेट, छोटे वाला सेट सबसेट। ठीक है, ये इनके नामकरण होते हैं। आगे आते हैं। अगर मान लीजिए ए कोई सेट है और जिसमें दो एलिमेंट है 1 और 2, और बी के पास भी दो एलिमेंट है 1 और 2, तो क्या अभी भी ए बी का उपसमुच्चय होगा? तो बाय परिभाषा चलिए देखिए, मैंने पहले कहा था गलत सही ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ। गलत सही बताते हैं परिभाषा। परिभाषा पे एकदम स्टिक हो जाइए। गणित के अंदर दो ही चीज़ें होती है, परिभाषा और प्रमेय। अगर आप सोचेंगे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले कुछ और नहीं है। अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला नहीं है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो जितने भी फॉर्मूले वो थ्योरम से आते हैं, प्रमेय से आते हैं, जहाँ उसका प्रूफ किया जाता है। तो या तो कोई परिभाषा है या फिर प्रमेय। इन दो के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ, या अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ कह रहा है, या न्यूटन कुछ कह रहा है, या आयलर कुछ कह रहा है, ये यहाँ नहीं चलता। मैथ्स में किसी के कहने से नहीं चलती। परिभाषा क्या कहती है वो सत्य है, उसके बाद प्रूफ क्या कहता है, थ्योरम क्या कहती है वो सत्य है, उसके अलावा किसी और की मानी नहीं जाती। तो परिभाषा के अनुसार क्या ए का हर अवयव बी के पास है? तो चेक कर लीजिए, ए में 1 है, बी में 1 है क्या? बिल्कुल है। ए के पास 2 है क्या? बी के पास 2 है? हाँ है भाई, है। तो ए का हर अवयव बी के पास है? हाँ है। तो फिर ए उपसमुच्चय है बी का। तो बेटा कोई समुच्चय अगर बराबर है तब भी वो एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे एक बात आप क्लियरली कह सकते हैं, इसलिए हर कोई समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। हर समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय, क्योंकि परिभाषा ये कहती है इसलिए ऐसा हो पाया, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा एक भ्रम और टूट गया, जो हम कहते थे कि उपसमुच्चय में छोटे ही आते हैं। ना बेटा, छोटे नहीं आते, बराबर भी आते हैं। अगर उपसमुच्चय आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो छोटा भी हो सकता है, वो उसके एग्जैक्टली बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तभी यहाँ पर एक धारणा और निकल के आती है जिसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है। अनफेयर क्या लग रहा है यार, ये बराबर का है फिर भी इसको छोटा बोल रहे हैं, बराबर का है फिर भी इसको उपसमुच्चय बोल रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इस अजीब बात को ठीक करने के लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। उचित में क्या होता है कि ए बी का उपसमुच्चय तो है, तथा देखिए इससे ये कन्फर्म हो गया कि ए का हर अवयव बी के पास है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि ए बी से छोटा है। एटलीस्ट कम से कम एक अवयव जितना तो छोटा है, एक अवयव तो कम होगा ही होगा। जितने भी बी के पास अवयव है, ए के पास उससे एक कम तो पक्का ही होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, ए बराबर नहीं है बी के। तो जब आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली छोटा ही बने, बराबर ना बने, बराबर वाले को मना करना चाहते हैं, तो शब्द आता है उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब है कि ए एग्जैक्टली
बी से छोटा है, चाहे एक एलिमेंट छोटा क्यों ना हो वो छोटा होगा। इसे समझिए ऐसे, ये मान ये बी है। अब अगर आप कहते हैं कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है, ए बी का उचित उपसमुच्चय, इसका मतलब ए जो है वो बी के सारे अवयव अब नहीं ले सकता। ए बी का उचित उपसमुच्चय है, अगर आपने कह दिया कि उचित है तो फिर मैं क्या करूँगा, जब ए बनाऊंगा बी से तो मैं सारे अवयव नहीं ले सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 है ना इसमें, 4 है तो 3 ले सकता हूँ, कोई भी 3 ले सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, खाली भी रख सकता हूँ, लेकिन चारों के चारों नहीं ले सकता, पूरे के पूरे एलिमेंट नहीं ले सकता। मान लीजिए मैंने 1 3 4 ले लिया, या 1 2 3 ले लिया, या फिर 1 2 4 ले लिया, ये मैं ले सकता हूँ, लेकिन चारों के चारों एलिमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि क्या शब्द आ रहा है, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब आप बराबर नहीं बना सकते, बराबर नहीं। अगर आप उचित शब्द नहीं लगा रहे हो तो मैं बराबर भी बना सकता हूँ, खाली अगर उपसमुच्चय बनाना है तो मैं बराबर तक भी जा सकता हूँ। चलिए उपसमुच्चय बनाते हैं, समस्त उपसमुच्चय बनाते हैं किसी परिमित उपसमुच्चय के। यहाँ बेटा मैंने परिमित क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब अनंत होंगे तो उसके तो बहुत सारे बनेंगे, तो हम उस पर अनंत तक नहीं जाना चाहते, हम समुच्चय लेना चाहते हैं जो परिमित हो। परिमित मतलब जिसमें 10 अवयव, 20 अवयव, 50 अवयव, गिनती का अवयव हो, ताकि हम उस हिसाब से बना सकें। किसी परिमित समुच्चय के समस्त उपसमुच्चय, सभी उपसमुच्चय, कि भाई कौन कौन से उपसमुच्चय उसके बन सकते हैं। और फिर फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुल कितने बनने वाले हैं, इस बात को समझेंगे। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, ये टॉपिक उपसमुच्चय के अंदर हीरे की तरह है। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन IITs में बनता है, IIT JEE के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी बनता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी इनके इसके ऊपर अगर आया टॉपिक तो इससे आने के चांसेस और भी ज़्यादा है। देखिए क्या है, मान लीजिए आपका एक समुच्चय है ए, और उस ए में आपके पास 3 अवयव है, x है, y है और एक z है। तो देखिए उपसमुच्चय क्या क्या बन सकता है। उपसमुच्चय का मतलब है ए से ही हमें लेके बनाना है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई मैंने तय कर लिया कि कुछ नहीं लूँगा, ए से कुछ ही नहीं लूँगा, खाली बना दिया, तो उपसमुच्चय हुआ नहीं हुआ। देखिए परिभाषा के अनुसार जाइए, परिभाषा के अनुसार ये उपसमुच्चय हुआ नहीं हुआ, बताइए। परिभाषा के अनुसार ये अगर उपसमुच्चय है तो इसका प्रत्येक अवयव ए के पास होना चाहिए, तो इसके पास कोई अवयव ही नहीं है, तो ए के पास होने का सवाल ही नहीं उठता, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या कहती है कि जो उपसमुच्चय है जिसे आप उपसमुच्चय कह रहे हैं उसका प्रत्येक अवयव ए के पास होना चाहिए। तो बताइए इस समुच्चय का कौन सा अवयव ए के पास नहीं है, इसके पास खुद के पास ये अवयव नहीं है, तो ए के पास होने नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। तो बाय डिफॉल्ट ये उपसमुच्चय हुआ। इसके पास कोई अवयव होता और वो नहीं होता तो हम कहते उपसमुच्चय नहीं है, लेकिन इसके पास कोई अवयव है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो फिर बेचारा चेक कैसे करेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये उपसमुच्चय हो गया, तो ये एक उपसमुच्चय है। दूसरा, खाली x को ले लूं तो, केवल y को ले लूं तो, और खाली z को ले लूं तो उपसमुच्चय बना नहीं बना, बन गया। अब मैंने एक एक अवयव लेके उपसमुच्चय बनाए, अगर मैं दो दो लेके बनाता तो एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड दो दो लेके बनाऊं तो बिल्कुल बन सकता है। एक्स और वाई ले लिया, एक ये बन गया, वाई और जेड ले लिया, ये बन गया, जेड और एक्स ले लिया, ये बन गया। ठीक है, ये सब के सब देखिए, सब के सब उचित है। क्यों? सब के सब ए से छोटे हैं। ये उचित है, ये उचित है, ये उचित है, ये उचित है, ये उचित है। तो ये पूरी की पूरी अभी तक की जो लाइन है वो सब के सब उचित बने, ये सब के सब उचित है, सब के सब प्रॉपर है। लेकिन जब आप कह रहे हैं उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय में बराबर भी आता है, तो एक बेटा बराबर का भी बनेगा, एक ये खुद भी बनेगा, एक्स वाई जेड ये खुद भी बनेगा। तो टोटल कितने बने, काउंटिंग करें, 3 एलिमेंट थे, टोटल बने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बने 8। जब ए में 3 अवयव थे तो टोटल बने 8। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए समुच्चय थोड़ा छोटा ले लेते हैं इस बार, ए में सिर्फ एक्स और वाई ले लेते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई जब 3 एलिमेंट है, जब n बराबर 3 है, मतलब 3 एलिमेंट है, तो उप समुच्चयों की संख्या 8 है। ठीक है, 2 है तो क्या होंगे, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले बनाइए खाली, खाली उप समुच्चय होता है। खाली समुच्चय जो होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बड़ी प्यारी लाइन आपको पता लग गई, अरिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है। तो यहां पे हमने लिया खाली, केवल x,
केवल y और फिर एक बराबर वाला xy। जब 2 एलिमेंट थे तो कितने बने हैं टोटल? 4 बने। तो जब n का मान 2 है तो 4 आ रहा है। अभी कहानी पकड़ में आ जाएगी हमें। अगर a का मान 1 लें, a में सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट x, तो कितने बनेंगे? तो जवाब है 2 बनेंगे। एक तो बनेगा खाली और एक बनेगा, कितने बने? 2। तो जब n बराबर 1 है तो उप समुच्चयों की संख्या है 2। सही है। अब कहानी को पकड़िए। 1 है तब 2 आता है, 2 है तब 4 आता है, 3 है तब 8 आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4 को 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इसका मतलब जितना n होता है वो 2 की पावर पे जाता है, 2 की पावर पे जाता है। इसका मतलब a समुच्चय में कितने अवयव हैं? आप मुझे बता दीजिए। सपोज कीजिए a समुच्चय में n अवयव है, तो उप समुच्चयों की, कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर होगी 2 टू द पावर n। और ये n क्या है? a में अवयवों की संख्या, a में अवयवों की संख्या। तो a में कितने अवयव है उसका? 2 की पावर पे उसको लिख दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपका जो समुच्चय है a, उसके पास अवयवों की संख्या है, उसके बाद 5 अवयव है। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 32। टोटल 32 उप समुच्चय आएंगे। इसके जो उप समुच्चय बनेंगे तो टोटल 32 आएंगे, जिसमें से एक खाली होगा, एक खाली होगा और एक बराबर का होगा। देखिए अभी आपको मैंने दिखाया था, एक तो खाली होता है, इस बात को पकड़िए बेटा, एक खाली होता है और एक बराबर का होता है। अगर आपको बराबर का नहीं चाहिए तो फिर टोटल कितने होंगे? कुल, कहानी को पकड़िए, यहाँ शब्द को पकड़िएगा, कुल उचित उप समुच्चय। अब आप उचित ही मांग रहे हैं खाली, कुल उचित उप समुच्चयों की संख्या, मतलब उचित चाहिए खाली, बराबर वाला नहीं चाहिए। कुल उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1, एक घटा दीजिएगा बाद में, क्योंकि वो बराबर वाला एक नहीं चाहिए, अब बराबर का नहीं चाहिए, उचित है ना, उचित का मतलब वो बराबर वाला नहीं चाहिए। तो टोटल में से एक कम कर दीजिएगा। जैसे 32 आए तो एक कम कर दीजिए, 16 आए तो एक कम कर दीजिए, वो जितने भी आए टोटल जितने उसमें से वो एक कम कर दीजिए, तो कुल उचित उप समुच्चय की संख्या हो जाएगी। और अब यहाँ पे भी एक और वर्ड को चेंज करवा सकता है, क्योंकि पेपर वाला है, घुमा घुमा के तो पूछेगा कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, जो रिक्त नहीं हो, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या। तो एक ही बेटा रिक्त होता है, तो 2 की पावर n टोटल होते हैं, एक रिक्त होता है, इसको छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए पेपर में थोड़ा और घुमाए, और घुमा के दोनों ही बातें, अरिक्त भी हो उचित भी हो, दोनों जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे? तो इसी वर्ड को कुल अरिक्त उचित उप समुच्चयों की संख्या, जो अरिक्त भी हो उचित भी हो, उन उप समुच्चयों की संख्या। तो एक बेटा अरिक्त, एक रिक्त है, एक उचित है, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 2 की पावर n माइनस 2। यहाँ आप 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 और माइनस 1। इतने टोटल उचित उप समुच्चय, अरिक्त उचित उप समुच्चय होंगे। ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा और घुमाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा खेल को और खेलते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा, अब ज़बरदस्त खेल खेलने जा रहा हूँ मैं। ए समुच्चय है जिसमें 3 अवयव है, और क्वेश्चन में पूछूंगी बताइए 2-2 अवयव वाले कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2-2 अवयव वाले, 2-2 अवयव के कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, जिनमें 2 अवयव हो, ऐसे उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो आप यहाँ पे आराम से निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा इशू नहीं होगा आपको। आप कहेंगे 2-2 अवयव वाले, तो एक xy हो गया, एक xz हो गया, एक yz हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो आप सीधा जवाब दे देंगे सर 3। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले जाऊं, मैं कहूं कि बेटा a में 10 अवयव है, a में 10 अवयव है, तो 3-3 अवयव वालों की उप समुच्चयों की संख्या बताइए। अब बोलिए, अब बना के दिखाइए। 3 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या अब निकाल के बताइए। अब परेशानी का सबक बताइए। अब समझ में आए बेटा? इसीलिए छोटे तरीके मत बनाइए, ऐसी चीज़ें मत बनाइए जो एक सवाल पे काम करे दूसरे पे काम ना करे। ये बच के रहिए, क्योंकि पेपर में जो भी चीज़ आएगी वो घुमा के चेंज करके आएगी। तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी ना पड़ेगी वो एक सवाल के लिए सही है, दूसरे सवाल में आपको फिर परेशानी आ जाए और सवाल बड़ा हो जाए, नंबर बड़े कर दे तो, और बड़े करेगा। अगर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आप देखते हैं तो बड़े करते हैं,
अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, अब बताइए कि ए के पास अगर 10 अवयव है तो 3 अवयव वाले कितने जोड़े बनेंगे, बना के दिखाइए। आप परेशान हो जाएंगे, आप नहीं बनेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा क्रमचय संचय का इस्तेमाल करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 10 में से 3 अवयव तो छांटने हैं, 3 लेने, जोड़े बनाने। और हमारे पास फॉर्मूला है एनसीआर का। एनसीआर भी तो यही करता है, टोटल एन चीज़ें हमारे पास है, उसमें से हमें आर चीज़ें लेनी है। कितने तरीके से ले सकते हैं, जितने तरीके से ले सकते हैं उतने उपसमुच्चय बनेंगे। तो एनसीआर हमारा काम करेगा। सी का मतलब है चयन करना, वैसे इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्रम बनाना। आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सारे, तो 10 अवयव टोटल है, उसमें से 3 अवयव लेके मुझे सारे कॉम्बिनेशन बनाने। तो टोटल कितने बनेंगे, 10C3। और एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो ध्यान दीजिएगा। एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। जो भूल चुके हैं वो याद रखिए। एन की जगह 10 हो गया तो ये हो गया बेटा फैक्टोरियल 10, आर की जगह 3 है तो ये 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 7 हो गया। और 10 का मतलब होता है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक तो ये 1 से लेकर 7 तक है, तो 1 से लेकर 7 तक तो कट गया, 1 से लेकर 7 तक तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 8, 9, 10। और नीचे 7 तक तो इससे कट चुका, 1, 2, 3, 3 वाला जो फैक्टोरियल है उसका 1, 2, 3 बच गया। 3 से 3 कट गया, 9 बार कट गया, 9 कट गया तो 3 आ गया, और ये आपका 4 कट गया। तो बेटा टोटल आएंगे 120। अब बताइए, क्या आप बना सकते थे, क्या आप बना के चेक कर सकते थे 120? अगर ये पक्की बात है, अगर आप बना के देखते तो या तो आप 120 से ज़्यादा बनाते या 120 से कम बनाते, क्योंकि आप भूल जाते कि कौन सा बन चुका है और कौन सा बनाना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरीके से आप बनाएं। तो आइए यहाँ पे हमने एक ज़बरदस्त तरीका और पढ़ लिया। n अवयव वाले समुच्चय के r अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या, r अवयव वाले उपसमुच्चयों की संख्या जो कि बराबर होती है NCR। इससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कंसेप्ट आपको एकदम बड़े से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नया वर्ड है जिसका नाम है घात समुच्चय, पावर सेट कहते हैं इसको, पावर सेट, घात समुच्चय। अब घात समुच्चय का आइडिया क्या है, मान लीजिए आपका कोई समुच्चय है, उस समुच्चय के आपने सारे उपसमुच्चय बनाए, सारे उपसमुच्चय बना के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, घात समुच्चय बन गया। तो ये क्या है, उपसमुच्चयों का समुच्चय, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, उपसमुच्चयों का समुच्चय। जितने भी किसी समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चयों का समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय लीजिए और उनको भी एक समुच्चय में डाल दीजिए, ये आपका बन जाएगा घात समुच्चय, पावर सेट। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है, समुच्चय ए के समस्त बेटा आप पकड़ लीजिए, समस्त का मतलब किसी को नहीं छोड़ना, खाली को भी नहीं छोड़ना, बराबर वाले को भी नहीं छोड़ना। समुच्चय ए के समस्त उपसमुच्चयों का संग्रह या समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। सही है, समुच्चय ए के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दर्शाते ऐसे, P4 पावर ए उस सेट का नाम जिस सेट के पावर सेट हम बना रहे हैं। तो ए मान लीजिए, जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, ए में x और y 2 है, 2 एलिमेंट है, तो इसका जो घात समुच्चय होगा, इसके पहले सारे उपसमुच्चय बनाइए। तो सबसे पहला बनेगा बेटा खाली, खाली के बाद आपका बनेगा केवल x वाला, फिर केवल y वाला, और फिर x और y दोनों वाला। तो चारों उपसमुच्चय बन गए। अब इन चारों उपसमुच्चयों को आप एक साथ एक जगह पे एक समुच्चय के अंदर लिख दीजिए, इसका नाम है बेटा पावर सेट। जितने भी ए के जितने उपसमुच्चय बन सकते थे आपने सारे बना लिए और एक समुच्चय के भीतर डाल दिए, तो ये बन गया पावर सेट। अब मैं आपसे पूछूं, ए के पास अगर n अवयव है तो पी ए के पास कितने होंगे, पी ए के पास सारे उपसमुच्चय होंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे तो कितने होंगे, 2 टू द पावर n। टोटल कितने होंगे, 2 टू द पावर n। तो अगर ए समुच्चय के पास अवयवों की संख्या, ए के पास अवयवों की संख्या n है, तो आपके घात समुच्चय पी ए के पास, जो घात समुच्चय जिसका नाम पी ए है, इसके पास अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 टू द पावर n। बेटा ये एक अवयव, ये समुच्चय नहीं है हमारे लिए। अब समुच्चय के अंदर आ गया ना, समुच्चय तो ये है, अब ये जो है ना ये समुच्चय है, ये अंदर जो आ गया वो अवयव है। समझ रहे बेटा, एक बात समझिए, मान लीजिए जयपुर का एसपी है। अब जयपुर का एसपी जो मेरठ चला गया, क्या मेरठ में भी वो एसपी है, क्या वो मेरठ में भी एसपी है, नहीं, मेरठ में तो मेरठ वाला ही एसपी होगा, जयपुर वाला एसपी बेटा जयपुर में ही होगा। तो अब यहाँ पे ये मेरठ में आ गया, ये एसपी साहब थे, लेकिन एसपी साहब अब कहाँ है, मेरठ में।
तो अब ये एक नॉर्मल आदमी है। कलेक्टर साहब थे, जयपुर के थे, लेकिन अब मेरिट में ना, तो मेरिट में तो ये कलेक्टर चाहे कितने ही हो मेरिट के नहीं है, तो मेरिट में तो ये नॉर्मल आदमी है। तो यही बात आपको समझनी है। तो ये समुच्चय है, लेकिन समुच्चय के अंदर आ गया ना तो ये अवयव काउंट होगा, 1 2 3 4, ये अवयव हो गए। और हमें पता है कि कितने, जितने ये उप समुच्चय हैं वो कितने होते हैं, 2 टू द पावर n होते हैं। तो पी के पास कितने अवयव होंगे, 2 टू द पावर n होंगे। आई बात समझने? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उप समुच्चयों का एक विशेष प्रकार जिसका नाम है अंतराल। उप समुच्चयों का विशेष प्रकार जिसका नाम है अंतराल। विशेष प्रकार, स्पेशल फॉर्म ऑफ सबसेट। उप समुच्चय का विशेष प्रकार जिसका नाम है अंतराल, जिसे इंटरवल कहा जाता है। देखिए बाकी सारे नंबर के साथ अलग कहानी है, और ये जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं, इनके साथ बड़ी ही दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, भाई ये इतने जटिल होते हैं, इतने गहरे होते हैं, इतने सघन होते हैं। सही वर्ड है सघन, डेंस। इतने ज़्यादा सघन होते हैं कि कोई खाली जगह बचती ही नहीं है। मतलब इसे अगर मैं रियल लाइन बोलूँ तो इस सिरे से लेकर इस सिरे के बीच में कहीं कोई जगह खाली नहीं है, कहीं कोई जगह खाली नहीं। जगह खाली का मतलब क्या है, आइए समझाता हूँ। जैसे ये 0 है, ठीक है, 0 के बाद में एक नंबर ले लेते हैं 0.1, ठीक है। 0 और 0.1 के बीच में भी नंबर है, ले लिया हमने 0.01। अब 0 और 0.1 इसके बीच में भी नंबर है, फिर हम 0.001 लेंगे, तो 0 और 0.001 के बीच में भी एक नंबर होगा। फिर इन दो के बाद में जो नंबर लेंगे उसके बीच में भी एक नंबर होगा। यानी खाली जगह बचने की कोई जगह ही नहीं है, नंबर ही नंबर, नंबर ही नंबर, नंबर ही नंबर। अब इस चक्कर में पता दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि अगर मैं इसको समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, कि जैसे मैं रियल नंबर के समुच्चय को मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं और 0 से शुरू करता हूं, 0 के जस्ट बाद वाला नंबर मैं लिखूं तो क्या लिखूं बताइए? क्योंकि नंबर इतने गहरे हैं, इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा सघन है कि जस्ट अगले वाला नंबर मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? अगर मैंने 0.1 लिखा मान लीजिए, तो आप कहेंगे कि सर आप नंबर भूल गए। क्या भूल गए? 0.01 भूल गया, क्योंकि वो तो उससे पहले आता है। अब 0.01 अगर मैं लिखता हूँ तो फिर आवाज़ आएगी कि सर एक नंबर और भूल गए, 0.001, ये उससे भी पहले आता है। फिर ये लिखने लगूंगा तो फिर आवाज़ आएगी नहीं सर इसके बाद वाला आप एक नंबर और भूल गए। नहीं, ये लिखना शुरू करूंगा तो जवाब आएगा नहीं सर एक नंबर और भूल गए आप, ये उससे भी पहले। फिर ये लिखना शुरू करूंगा तो फिर जवाब आएगा कि सर एक नंबर और है जिसको आप भूल गए। तो इसका मतलब 0 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर भी लिखूं? क्या लिखूं? 0.0000001। तो फिर आवाज़ आएगी कि सर आप 0.00, जितनी बार आपने 0 बोला था एक 0 और लगा के 1 लगाइए, वो भूल गए। फिर आवाज़ आएगी, वो लिखने लगूंगा तो फिर आवाज़ आएगी सर आप जितनी बार 0 लगाया था एक 0 और लगाइए, फिर 1 लिखिए, वो नंबर आप भूल गए। तो मैं जब भी लिखूंगा मैं एक नंबर भूल ही जाऊंगा। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली मैं अगला नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि हर नंबर से पहले एक नंबर और छूट जाएगा। तो यहाँ पर नंबरों को इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, तो ये लिखना गलत है। तो अब फिर लिखें कैसे? देखिए फीलिंग आ रही है कि 0 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा, वो जस्ट 0 के एकदम नज़दीक होगा। 0.0000, बहुत सारे 0, अनंत तक 0, 1, ऐसा कुछ नंबर आएगा। लेकिन फीलिंग आ रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। लिखेंगे तभी भी आवाज़ आएगी पीछे से एक, भैया आप एक नंबर भूल गए। तो इसका मतलब इसको 1 बाय 1 करके नहीं लिखा जा सकता। और अभी आप जब कॉलेज का सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाऊंगा, ये ज़बरदस्त नंबर है, इनमें गहराई बहुत ज़्यादा है। और बीएससी फाइनल ईयर में पूरी एक यूनिट है इनका रियल नंबर सिस्टम का, जिसमें रियल नंबर के बारे में शुरू से और गहराई से हर बात को समझाया गया है। अभी फ़िलहाल तक तो हम 11th का कर रहे हैं, तो 11th के लेवल तक ही बात करते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू करके नहीं लिख सकते, एक एक करके आप नहीं लिख सकते। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा? फिर इसको आप इंटरवल में लिखेंगे। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल में आप ऐसे लिखते हैं कि भाई 0 से लेके, या 0 को शामिल करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी, आप बता दीजिएगा, मैं वैसा कर लूँगा। फिर 0 से लेके आपने कहा 3 तक चलो, 0 से लेकर 3 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे ले लो, और 0 और 3 को लेना है नहीं लेना फिर वो आप बता दोगे। 0 को लेना है, 3 को नहीं लेना है, या 3 को लेना है, 0 को नहीं लेना। लेकिन 0 और 3 के बीच वाले सारे नंबर जिनको हम बोल नहीं पा रहे थे वो सारे नंबर शामिल है। 0 से आगे और 3 से पहले सारे नंबर शामिल है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, जब हम लगातार नंबरों को लेते हैं लगातार, तो उसको कहते हैं अंतराल। अंतराल में आप लगातार नंबर लेते हैं, लगातार 2 संख्याएं आप बोलते हैं, जैसे ए और बी बोल दिया आपने, तो ये ए और बी के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे लेते हैं आप। किनारों पे लेके थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के अंतराल बनाएंगे कि भाई लेने हैं या नहीं लेने, लेकिन बीच वाले नंबर लेने, बीच वाले सारे नंबर है।
ऐसा समुच्चय अंतराल कहलाता है जिसमें ए और बी के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं शामिल हो। समझ में बात? अंतराल का आइडिया क्या है? अंतराल का है जो संख्याएं आप बोल नहीं पा रहे उन सबको समुच्चय में डालना, क्योंकि लिख तो पाओगे नहीं आप, लिखने की बात करोगे तो आप नंबर भूल जाओगे, सारे नंबर लिख भी नहीं सकते, तो फिर इससे सारे नंबरों को बोलने का तरीका है इस तरीके से। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जब दीपावलियों की छुट्टी होती है स्कूलों में, जब आप स्कूलों में पढ़ा करते थे, जब दीपावली की छुट्टी होती थी तो आपको कहा जाता कि 2 से लेकर 15 तारीख तक छुट्टी है, 2 से लेकर 15 तारीख तक छुट्टी है। तो क्या टीचर आपको ऐसे बताता था कि 2 तारीख को सुबह 8:01 की भी छुट्टी है, 8:02 की भी छुट्टी है, सुबह 8:03 की भी छुट्टी है? क्या वो हर एक सेकंड की एक एक पल बताता था? और वो बताता अभी तक सारे बोल पाएगा? 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में टाइम नहीं होता क्या? 1 या 2 सेकंड के बीच में भी तो टाइम तो चलता ही है। घड़ी नहीं नापती, वो एक अलग बात है, घड़ी में सेकंड से छोटा हुआ नहीं है, इसलिए घड़ी नहीं नाप रही। तो इसका मतलब ये नहीं 1 सेकंडों के बीच में गैप नहीं होता। अगर 1 सेकंडों के बीच में गैप नहीं होता तो ओलंपिक में जब दौड़ते हैं तो वो 1 सेकंडों के बीच में कैसे अंतर आ जाता है उनके बीच में? तो उनकी घड़ियाँ जो मिली सेकंड में नापती है, मतलब 2 सेकंडों के बीच में भी नापती है। तो क्या मिली सेकंड 2 सेकंडों के बीच में मिली सेकंड हो गए, उनके बीच में और सेकंड नहीं होते? और भी छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतने गहरे यंत्र नहीं है और यहाँ हमें जरूरत नहीं है कि उसको इतना गहराई से हम नापें। इसका मतलब नहीं कि 2 सेकंडों के बीच में समय नहीं होता, समय उनके बीच में भी होता है, और उसके हज़ारों टुकड़े कर लोगे तब भी उनके बीच में भी समय होगा। तो उन सारी चीज़ों को नहीं बताया जा सकता, इसलिए टीचर सीधा बोलता है 2 से लेकर 15 तक। अब इसके बीच में तुम्हें स्कूल आना ही नहीं है, आगे तो गोली मार दूंगा, बस बात खत्म, अब कोई नहीं आएगा। तो 2 से लेकर 15 तक, तो ये बढ़िया काम है। ये है अंतराल का सिस्टम, जिसमें आप सीधा किनारों को बताते हैं और किनारों के बाद में सब कुछ दे देते हैं कि सब आपके पास है। इसमें 2 प्रकार के अंतराल आते हैं, इसमें 2 प्रकार के अंतराल आते हैं। एक तो कहलाता है विवर्त अंतराल, जिसे ओपन इंटरवल कहते हैं। दूसरा है संवर्त अंतराल, जिसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल। अच्छा, दोनों अंतराल में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है जो आपको दीपावली की छुट्टियों में कन्फ्यूज़न हुआ करता था। आप कहते थे कि सर 2 से मतलब 2 को छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी, 15 को आना है या 15 को भी छुट्टी रहेगी, तो किनारों को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। तो विवर्त और संवर्त अंतराल जो है वो किनारों की बात करते हैं। विवर्त कहता है कि किनारे नहीं है, संवर्त कहता है कि किनारे हैं। जब आप विवर्त में होते हैं तो ए और बी को शामिल नहीं करते, ए और बी के बीच वाली संख्या तो शामिल है और छोटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। संवर्त में आप ए को भी शामिल करते हैं, बी को भी शामिल करते हैं और बीच वालों को भी शामिल करते हैं। आइए मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। जब आप छोटे अंतराल में हैं तो ये एक समुच्चय, रिपीट कर रहा हूँ, अंतराल को छोड़ नहीं है बल्कि समुच्चय ही है। किनके? वास्तविक संख्याओं के। एक्स अंतराल ए बी, छोटा अंतराल ए बी क्या है? एक समुच्चय है। किसका? रियल नंबर का। कौन से रियल नंबर का? वो रियल नंबर जो ए से बड़े हैं परंतु बी से छोटे। ए और बी के बीच वाले सारे रियल नंबरों का समुच्चय है छोटा अंतराल ए बी। और बड़ा अंतराल ए बी क्या है? वो भी एक समुच्चय है। बड़ा अंतराल ए बी क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। x बिलोंग्स टू r। x रियल नंबर है। कौन से रियल नंबर? वो रियल नंबर जो a से बड़े और बराबर, b से छोटे और बराबर। ये दोनों में फर्क होता है। आप विवर्त अंतराल में किनारे शामिल नहीं करते, संवर्त अंतराल में आप किनारे भी शामिल करके चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर एक साइड के किनारे लें एक साइड के ना लें, तो बेटा उसके लिए भी हमारे पास एक आइडिया जिसका नाम है अर्ध अंतराल, हाफ इंटरवल। अर्ध अंतराल ये हाफ इंटरवल होते हैं। हाफ इंटरवल में हम क्या करते हैं? एक साइड लेते हैं एक साइड नहीं लेते। जैसे देखिए ए पे छोटा लगा दिया और बी पे बड़ा लगा दिया। बी पे बड़ा लगाने का मतलब है बी को तो लेंगे, ए को नहीं लेंगे। तो ये भी एक समुच्चय ही है, अंतराल का ही है, लेकिन इसमें हम ए नहीं ले रहे हैं। ए से बड़ा है और बी से छोटा और बी के बराबर है। एक ही हो सकता है कि आप आगे वाले बिंदु को तो लें परंतु पीछे वाले को ना लें। तो पीछे वाले की साइड में छोटा कर दीजिए, आगे वाले में बड़ा कर दीजिए। तो x बिलोंग्स टू r और a भी शामिल होगा परंतु b शामिल नहीं होगा। ये आपका अर्ध अंतराल हो गए, छोटे अंतराल हो गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। तो ये है अंतराल। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारा आइडिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और विश्वास कीजिए अभी सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुई है, अभी तो बहुत न्यूमेरिकल है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे एनसीईआरटी के, और आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है उनमें जो न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे, क्योंकि बच्चे आरबीएससी की जो बुक्स है उसको लेके भी ज़्यादा पैशनेट है कि भाई सर उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। बेटा जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं सब करवाऊंगा, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आप मुझे बताते जाइए कि यहाँ से आते हैं। अगर आपको शंका भी है कि इसमें से आ सकते हैं तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि हमें तो डाउट रखना ही नहीं है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। तो जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से भी आपको लगता है कि यहाँ से बन सकते हैं या बनने के चांसेस है, ले आइए। पढ़ तो रही हैं, उसके भी क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ना तो ही है, उसमें तो कोई हमें आलस है ही नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें कि पढ़ाई से हमें कोई दिक्कत है।
पढ़ाई तो हमें करनी है और हर हाल में करनी है, पहुंचने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप बताते जाइए, मैं कराता जाऊँगा। एनसीईआरटी तो हमारी चली रही है, आरबीसी के जो क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आरबीसी के भी कर लेंगे। और बोलिए, डाउट नहीं रखना हमें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरी से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो अभी पहले एग्जांपल देख लीजिए, और फिर भी अगर डाउट बना रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं लेक्चर्स में उसके डाउट को क्लियर करा दूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।